बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है उसके दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और साबिक़ सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा, इनके दरमियान जो लफ्ज़ी जंग थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे शदीद और संगीन नवीयत के इल्ज़ामात पर में तब्दील हो चुकी है। हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि एहतसाब कमेटी जो है PTI की, उन्होंने तैमूर सलीम झगड़ा के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए बानी PTI से इजाज़त लेने का भी अब फ़ैसला किया है। जबकि PTI के रहनुमा जो हैं दूसरे, जिनमें असद कैसर साहब और शहराम खान तरकई शामिल हैं, उन्होंने पार्टी की मरकज़ी क़यादत से यह मुतालबा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस बयान की भी तहकीकात होनी चाहिए जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसके हवाले से बाज़ पार्टी रहनुमाओं पर, अपनी पार्टी रहनुमाओं पर ही साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी अगर बात करें इसी मौजू पे, तो पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। यही नहीं, क्या वाकई उनकी कुर्सी ख़तरे में है? आज प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जो आज वाइट वाश हो गया है, पूरी सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान आज हार गया है क्रिकेट की, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर बात करेंगे कि ईरान अमेरिका जंग जो है उसके ख़तरात शदीद होते जा रहे हैं और क्या अमेरिका जो है उसकी जो बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश है, इस पे ईरान इसको तस्लीम करेगा या नहीं। तो सबसे पहले PTI से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा PTI के और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये क्या मामला है? आपकी लीडरशिप जो है उसमें इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। अब तो गंडापुर साहब और झगड़ा साहब की जो लफ्ज़ी जंग थी वो संगीन इल्ज़ाम तक पहुंच गई है। आप क्या समझते हैं कि ये दाखिली लड़ाई जो है PTI की क्या रुख इख्तियार करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, ये तो देखें, एक लफ्ज़ी गोलाबारी लीडरान की चलती रहती है, मगर जो बेसिकली देखने वाला है कि PTI में एहतसाब का एक अमल है। PTI जिस गवर्नमेंट के भी दौर में गुजरी है, PTI कभी भी हिचकिचाई नहीं कि जब भी कभी अपने बंदों पे कोई इल्ज़ामात लगे हैं उनको प्रोब करने में। अगर सेनेट के इलेक्शन का मामला आया तो PTI वो जमात थी जिसने अपने 25 MPA कुर्बान कर दिए। देखें, किसी चीज़ का इंक्वायर होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को आप जुर्मदार आपने साबित कर दिया। अगर कोई एनोनिमस कंप्लेंट आ जाती है, अगर किसी ने कोई सेहत कार्ड के हवाले से कोई खदशात का इजहार किया है, अगर वो KPK की गवर्नमेंट, KPK का एहतसाब सेल उसको इंक्वायर कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगर साथ ही साथ ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि इसमें कोई विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट ना हो, कि आप अपना कोई पर्सनल स्कोर सेटल तो नहीं कर रहे। मगर उसके लिए देखें, सबसे जो एक बड़ी जो राह में रुकावट होती है वो अदालतें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अगर कहीं लगे कि जी आपका सूबाई एंटी करप्शन का इदारा अपनी जो है ना लिमिट क्रॉस कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है, तो अदालतों से रिलीफ लिया जा सकता है। जिस तरह आपने देखा आतिफ खान साहब के मामले में उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया तो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स रोक दी। तो ये भी साथ साथ चलता रहता है। मगर जो ओवरऑल है कि डिफरेंसेस हैं, देखें डिफरेंसेस हर घर में हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं, मगर ओवरऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब की अम्ब्रेला के अंडर सारे मुत्तहद हैं। खान साहब से ना किसी को गिला है ना कोई शिकवा है, और खान साहब ही KPK की चाहे गवर्नमेंट का फेट हो, जैसा आपने बताया कि जी पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बात की। देखें, ये खालिसतन इख्तियार इमरान खान का है। इमरान खान साहब ने डिसाइड करना है कि इसको किस वक्त मैदान में उतारना है, किसको किस वक्त मैदान से वापस बुला लेना है। तो इसलिए किसी और जमात को उस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। नहीं, नियाज़ी साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन बात तो हो रही थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। पार्टी के रहनुमाओं ने कहा जी करप्शन हुई है, इल्ज़ामात आयद किए गए, लेकिन वो तहकीकात होने की बजाय एहतसाब कमेटी ने भी पिछली हुकूमत के हवाले से, जो PTI की पिछली हुकूमत थी, उसमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब पे तहकीकात शुरू कर दी। बड़ी अच्छी बात है, PTI एहतसाब पे अगर यकीन रखती है
ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई के मेंबरान तो खुद ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आला की करप्शन की तहकीकात हो, लेकिन चीज़ों का रुख बदला जा रहा है। अच्छा देखें, इसमें बिल्कुल ठीक है, अली अमीन के आप बारे में जी कोई हाईलाइट करे कि जी करप्शन की है, तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए ना। अगर कोई इस तरह की चीज़ आए, जैसा से पिछले साल केपीके की गवर्नमेंट ने वीट प्रोक्योरमेंट की, हम कहते हैं कि जी उसमें करप्शन हुई है, तो उसमें दरख्वास्त आनी चाहिए। और अगर वो दरख्वास्त को जो है ना सूबाई एंटी करप्शन का इदारा नहीं टेकअप करता, तो फिर तो ये एतराज़ बनता है, आया किसी ने दरख्वास्त दी, आया कोई इस तरह की किसी लेवल पे बात इनिशिएट हुई। जनरल इल्ज़ाम तो जितने हम किसी पे लगा लें। अच्छा सर, यहाँ पे एक और भी मामला है। असद कैसर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने और शहराम खान तरकई साहब ने अब ये मुतालबा किया है कि गंडापुर साहब जो साजिशों का इल्ज़ाम लगाते हैं, इस बयान की भी तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या वाकई तहकीकात की नौबत आएगी या ये बात भी पहले ही ख़त्म हो जाएगी? अच्छा ये देखें, ये तो पार्टी का एक इंटरनल मैटर की, हम इंटरनल आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इसका कोई फाइनेंशियल करप्शन या उस चीज़ से लेना देना बात नहीं। इंटरनली ज़ाहिरी बात है, अगर इस तरह की बात है, उन्हें अपने चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को इस बात पे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और इंटरनली मैं समझता हूँ पार्टी में इतनी स्पेस है कि ये बैठ के इन चीज़ों को लुक इनटू किया जा सकता है और इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कराया जा सकता है। बैरिस्टर साहब, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपको सुनवा देते हैं कि अज़मा बुखारी साहबा ने क्या कहा है, फिर इस पे आपकी राय भी जानते हैं। सुनाएं जी, अज़मा बुखारी साहबा क्या कहती हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है, उनके पार्टी के लोग जाके बानी को बता के आते हैं वो करप्ट आदमी। और मैं वफाकी हुकूमत से जो है गुजारिश करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी 600 अरब रुपया मैंने पूछा था कि जो इनको अमनो अमान के हवाले से दिया गया था, वो कहाँ गया? सीसीडी आज तक नहीं बना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पुलिस आज तक इक्विप नहीं हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका जवाब जी सर जी। वो कहती है मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि 600 अरब रुपया गया कहाँ? अच्छा ये देखें ना, 600 अरब रुपए की बात हो रही है। अली अमीन की तो गवर्नमेंट को आए हुए 1 साल हुए, जिन्हें आपने अभी इंटीरियर में लगाया है हुकूमत ने, ठीक है, वो पहले सीएम केपी के रहे हुए हैं ना, तो ये तो सवाल इन्हें अपने एलआई से पूछना चाहिए कि वो 600 अरब कहाँ गया है। फिर उसके बाद महमूद खान के ये 3.5 साल रहे, उनसे पूछना चाहिए। केपीके का जो 1 साल की परफॉर्मेंस है, खाली सीटीडी को केपीके की गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए दिए हैं और ये सारी अपग्रेडेशन चल रही है। रिसेंटली आपने ईद से पहले देखा करक में बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया, वो किसने किया? वो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने किया। तो केपीके के जो अपने मामलात हैं उसमें केपीके की गवर्नमेंट काफ़ी विजिलेंट है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो लास्ट मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से अडियाला में, उस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में उन्हें पार्टी के हवाले से, पार्टी लीडरों के हवाले से काफ़ी शिकायत भी लगाई। आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या बातें हुई बानी के साथ? देखें, इसमें असल में देखें, अली अमीन की मुलाकात हुई थी बुध वाले दिन, और बुध वाले दिन के बाद जुमेरात को पार्टी लीडरान की मुलाकात होनी थी और वो मुलाकात हो नहीं सकी। इसलिए एग्जैक्ट डिटेल्स तो उस तरह से बाहर नहीं, अभी तो वन साइड का वर्जन है जो आप अली अमीन की तरफ से सुनेंगे। असल मामलात अब ट्यूसडे को जब फैमिली की मुलाकात होनी है और वकला की मुलाकात होनी है, और बुध वाले दिन खान साहब का ट्रायल लगा हुआ है, उसके बाद खान साहब का असल पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। अच्छा सर, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को मशवरा दिया कि आप खामोश रहें। क्या वो उस मशवरे पे अमल करेंगे या अपनी आदत के मुताबिक वो भी बाज नहीं आएंगे? वो कहते हैं ना, सबसे सस्ती तो वो खामोशी ही होती है, और जब बेसिकली ज़्यादा हमले हो रहे हों, हर तरफ से हमले हो रहे हों, तो ज़ाहिरी बात है खामोशी एक बेहतर हिकमत अमली होती है। मगर कुछ दफ़ा इंसान नेचर से भी मजबूर होता है, तो वो शायद मशवरा हर किसी पे अप्लाई नहीं करता। लेकिन सर ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब, आप माशाल्लाह पार्टी को बड़े अच्छे इस नब्ज़ को समझते हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि एक तो वैसे ही हुकूमत की तरफ से या चारों तरफ से आप पे यलगार हो रही है, पीटीआई मुश्किल में है, सूरत हाल उसके लिए रावी अभी चैन नहीं लिख रहा, फिर ऊपर से अगर पार्टी विद इन दी पार्टी इस तरह की चीज़ें होंगी, इख्तलाफात होंगे या एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, तो इससे पार्टी को फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुँचेगा।
अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है जी। मैं समझता हूँ कि पार्टी को एक ही सूरत में नुकसान पहुंचेगा वो अगर इमरान खान साहब कोई लचक लेते हैं। इमरान खान साहब कोई लचक लेने को तैयार नहीं, इसलिए पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना। ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें इन अ वे पार्टी को ज़िंदा रखे हुए हैं। देखें, पार्टी तो ख़बरों में है। आप जो सवालात मेरे से कर रहे हैं, हर एंकर यही सवाल डिस्कशन कर रहा है। तो इस वक्त मीडिया की जीनत कौन बना हुआ है? इस वक्त तहरीक इंसाफ बनी हुई है। तहरीक इंसाफ तो डिस्कस हो रही है इस वक्त प्राइम टाइम में। सर, तहरीक इंसाफ तो इसमें देखें कोई जो मर्ज़ी के, लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। आप उससे 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मकबूलियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस मकबूलियत को कबूलियत बनाने में जो रुकावटें हैं, क्या इन चीज़ों से वो रुकावटें जो हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगी? अच्छा देखें, ये जो कबूलियत वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें उसमें हम हज़ार कोशिश कर लें, बाहर बैठा हुआ कोई शख्स भी जो है ना मकबूलियत को कबूलियत में बदल नहीं सकता। ये सारे का सारा इख्तियार अब वो इमरान खान के पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ये उन्होंने फ़ैसला करना है, ये टाइमिंग उन्होंने डिसाइड करनी है कि किस वक्त जो है ना मैदान जो है ना तैयार हो गया, मैदान सज गया। तो ये जो खबरें आई हैं इस हवाले से भी कि अली अमीन गंडापुर साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, बानी पीटीआई ने उनसे कहा है कि ठीक है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि अब इस पे कोई पेशरफ्त, मुस्बत पेशरफ्त होगी? देखें, बाहर हर किसी की ख्वाहिश होगी कि जी चीज़ें पॉलिटिकली सॉल्व होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कशन फॉरवर्ड हो, मगर देखिए हर किसी की अपनी लिमिटेशन है, हर कोई एक लिमिटेड मैंडेट के साथ काम कर रहा है। उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें कोई खातिर खा इस तरह से स्पेस क्रिएट होगी। स्पेस कब क्रिएट होगी? जब ऑल अक्रॉस आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करेंगे, या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस गैदर हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं और एक नए TOR सेट कर लें कि हमने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन पे दोबारा से किस तरह से लेके आना है, तब तो है। अदरवाइज़ वही बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी में इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद से इन चीज़ों को इस तरह से रिजॉल्व कर सके। अच्छा बैरिस्टर साहब, क्योंकि माशाल्लाह एक कानून दान भी हैं, 7 अप्रैल को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपका केस है हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि इसका फ़ैसला क्या आएगा और उस फैसले से पार्टी को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, मखसूस नशिस्तों का तो ऑलरेडी चीज़ डिसाइड हो गई, मगर उसको अंडू करने के लिए एक जो है ना लेजिस्लेशन की गई, जो कि लेजिस्लेशन की वो कतई नहीं बनती कि वो पास्ट जो है ना एक इवेंट पे अप्लाई ही नहीं कर सकती, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता, टोटली इलीगल की हुई है। मगर ज़ाहिरी बात है कि गवर्नमेंट साइड ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब बेंच बनाने का इख्तियार भी खालिसतन जब हुकूमत अपने पास कर ले तो स्पेस लिमिट हो जाती है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये इससे PTI के हक में फ़ैसला आएगा, या इसमें आपको अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिलता नज़र आता? ये मैं तो समझूंगा अभी ये काम लटका रहेगा। अच्छा सर, शौकत यूसुफ साहब ने तो ये दावा किया, क्योंकि उन्होंने मुलाकातें भी शुरू की हैं, वो अभी उनका ताज़ा तरीन बयान है कि कल वो वज़ीर आला KP से भी मिलेंगे और उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि इख्तलाफात जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि वाकई शौकत यूसुफ साहब ये हैंडल कर लेंगे सारा मामला? अच्छा देखिए, मुझे उनकी नीयत पे तो कोई शक नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात एक किस्म की PTI की खूबसूरती हैं। PTI चलती ही इस तरह से है। PTI को आप रेगुलर जमात की तरह नहीं देख सकते। बाकी जनरली जमातें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, मगर PTI में इस वक्त सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है कि पार्टी चेयरमैन इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनसे राब्तों का फुकदान है, जिसकी वजह से जो बाहर लोग बैठे होते हैं वो कुछ ना कुछ लेवरेज ले जाते हैं। उस लेवरेज लेने की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मगर ये प्रॉब्लम्स टाइम बीइंग के हैं। जिस वक्त कप्तान मैदान में उतरेगा सारे फॉलो कप्तान को करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप बार बार जो एक बात फोकस कर रहे हैं, इमरान खान साहब कप्तान, इमरान खान साहब कप्तान, इसमें कोई शक नहीं कि PTI और इमरान खान के दरमियान कुछ नहीं है।
सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर कोई हैसियत नहीं रखता। आज इमरान खान अगर कह दे कि आप सब लोग फारिग हैं तो सब फारिग हैं। कारकुन सिर्फ वही बात सुनना चाहता है जो खान की ज़ुबान से आती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये नहीं समझते कि ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए एक अलमिया भी है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता खान को अगर कुछ हो जाता है तो पीटीआई कौन संभालेगा? पीछे तो कोई बंदा ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। देखें, ये सवाल जो है ना बड़ा ही एक ज़ाहिरी बात है, गौर तलब सवाल है कि पीटीआई को हमने इतने अरसे से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सके जी। इसमें ज़ाहिरी बात है हमारी कमी कोताही है। देखिए, एक प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ 2013 में, उसके बाद से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, मतलब वो बाई लॉज बदल दिए गए, उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। जब तक हम प्रॉपर एक दफ़ा खान साहब को आने दें, ये प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, जमहूरी लाइंस पे पार्टी इस्तवार नहीं होती, और जब तक एक आम वर्कर के हाथ में पार्टी की भाग दौड़ नहीं जाएगी, ये वाला तो अलमिया रहेगा पार्टी के साथ। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि रमज़ानुल मुबारक से पहले बड़ा शोर था, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद मौलाना को आप राम नहीं कर सके। तो क्या एहतजाज के हवाले से पीटीआई अब सोलो फ्लाइट करेगी या मौलाना को शामिल करने के लिए कोई कोशिश की जाएगी? हाँ, ये देखें, ये तो अब ज़्यादा बेहतर ये सवाल का जवाब तो असद कैसे साहब दे सकेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है वो उस तरह की इंगेजमेंट कर रहे हैं। मगर मैं अपना समझता हूँ कि ज़ाहिरी बात है पीटीआई को जो है ना फोकस अपनी तंजीमों पे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिस तरह से अब नए ऑर्गेनाइज़र केपीके में नए प्रेसिडेंट लगाए गए, वो जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं उस अमल पे और तेज़ी ले आएँ और उसको फोकस कर लें, तो पीटीआई के पास खुद इतनी स्ट्रेंथ है। बाकी तो ये जो बेसिकली सेमोनियल पार्टिसिपेशन होती है वो आपके साथ ऑटोमेटिकली टाइम के साथ आ ही जानी है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं आप खुद देख लें, क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त ईजी बैठी हुई है, नहरों वाले इशू पे वो खुल के सामने निकल आए हैं। तो वो एक दो ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे कि यही मैदान दोबारा से जो है ना सज जाएंगे। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग आपस में सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए बयानबाजी करते हैं, जैसे आज भी अज़मा बुखारी साहिबा और शर्जील मेमन साहब जो हैं उनकी तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी की जा रही है, या वाकई एक दूसरे के साथ इनके इख्तलाफात हैं? देखें, इख्तलाफात ना हो, एक अननेचुरल अलायंस में तो वो दोनों हैं, क्योंकि वो इमरान खान के खौफ से दोनों इकट्ठे हो गए हैं, जो कि पहले इकट्ठे नहीं होते थे। मगर उन्हें एक चीज़ की समझ है पीपल्स पार्टी को कि बहुत ज़्यादा देर इनके साथ चलते हैं तो इस वक्त सिंध में उनके लिए स्पेस तंग हो रही है, ख़ास तौर पे नहर के इशू पे। देखें ना, पहले आप सदर हाउस में ब्रीफिंग लेते हैं, उस वक्त आपको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कोई मसला नहीं नज़र आता, मगर जब आप ग्राउंड में देखते हैं कि सिंधी नेशनलिस्ट जमातें शटर डाउन एहतजाज भी करा रही हैं, लोग उनको सुन भी रहे हैं और लोग उनके साथ निकल भी रहे हैं, तो तब ख़तरे की घंटी बज जाती है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि अक्सर पीपल्स पार्टी के बयानों में भी तेज़ी आ जाती है, उसमें सख्ती भी आ जाती है, और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो सख्ती बढ़ेगी, क्योंकि देखें वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब तक सिंध उनके पास है उनकी सर्वाइवल है, अगर वो सिंध ही को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो उनका फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलना बेमाने हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त का। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और न्यूजीलैंड में जो वाइट वॉश हुआ है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान को मुसलसल तीसरे वनडे क्रिकेट मैच में भी शिकस्त हुई है। यूं न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश या क्लीन स्वीप कर दिया है। सबसे पहले तो आज का मैच हारने की वजूहात क्या हैं, पूरी कौम ये जानना चाहती है, और फिर हमारी टीम और ख़ास तौर पे तो बैट्समैन जो है वो कोई अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा सकते। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच हाफिज़ साहब। यहीं से शुरू कर लेते हैं, ये बताएं कि गलतियां कहाँ पे हुई, हम क्यों इतनी बुरी हार रहे हैं? साहब
बहुत शुक्रिया आपका। गलती कहाँ पर नहीं है, सवाल तो ये पैदा होता है कि हमने मजमूई तौर पर इस टूर पर 8 मैचेस खेले और 8 में से हम 7 हारे हैं, 5 T20 मैचेस, 3 वनडे मैचेस, तो ये कुल मिलाकर 8 मैचेस बनते हैं और 8 में से सिर्फ एक में हमें कामयाबी का सामना करना पड़ा है और उस कामयाबी में भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, या आपको उसको कहते हैं ना कि तुक्का लग गया है, वो है। पाकिस्तान की टीम इस टूर पर न सिर्फ हारी है बल्कि बुरे तरीके से हारी है और दूर दूर से हारे हैं। हम तो कंपटीशन में नहीं रहे। वो एक होता है ना कि आप मुकाबले में आते हैं, हम मुकाबले में भी नहीं रहे हैं। और इन 8 मैचेस ने एक मरतबा से फिर पाकिस्तान के क्रिकेट का मंजरनामा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और जो बातें आपके बारे में दुनिया में हो रही हैं वो शायद हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हुकामे बाल हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि वो इस खेल के बारे में सोचें। शायद वो ये समझ रहे हैं, आज भी इस खेल को खेल ही समझ रहे हैं, मतलब खेल और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खेल पाकिस्तान में लोगों को सूबाई सतह पर, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा मुत्तहिद करने वाली एक ताकत है। मुत्तहिद होते हैं लोग कराची से खैबर तक। जब पाकिस्तान की टीम फतहयाब होती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और पाकिस्तान अगर नाकाम होता है तो ये लोगों के जज्बात के ऊपर इसका असर पड़ता है, लोगों के मामूलात पर इसका। हाफिज साहब देखें, अगर हम इस बात को तस्लीम भी कर दें कि नई टीम हो गई, नए बच्चे हो गए, नए लड़के आए, चले हार भी कबूल है, लेकिन जिस अंदाज में ये हार रहे हैं या जिस तरह खेल के हार रहे हैं, असल इशू तो ये है। ये बुनियादी चीज है ना जिसका आपने हवाला दिया है कि जिस तरीके से हार रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? अगर नहीं है तो ऐसे क्यों हार रहे हैं? सवाल तो यही है ना इमरान साहब कि क्या हम जिस अंदाज से हार रहे हैं, हमें तो इसकी आदत ही नहीं है और हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? फिर इसके ऊपर आगे सवाल आता है कि क्या किसी के पास वक्त है वो ये बैठकर सोचे, देखे, गौर फिक्र करे कि हम ऐसे क्यों हार रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर आपके निज़ाम की नाकामी है। हम उन खिलाड़ियों को जो 7-7, 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उनके बारे में ये कहते हैं कि ये नाकाम हो रहे हैं, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेज दिया जाए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया जाए, लेकिन उनके मुतबादल के तौर पर जिनको ला रहे हैं उनका तो कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके पीछे तो फर्स्ट क्लास के मैचेस ही नहीं है। तो जिनको हम सीखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जगह पर आने वालों के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ही नहीं। तो हम असल में मुअल्लक हैं, हम खला में हैं। हम आज भी हॉकी की तरह अपने उस माजी के अजीम उस वक्त से निकलना नहीं चाहते हैं जहां पर हम कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। हाफिज साहब यहाँ पे एक इशू ये भी है, अगर आज आपने तो खैर आपकी गहरी नज़र होती है इन सारे मामलात पे। आज जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनसे जब एक सवाल हुआ तो दबे लफ्ज़ों में उन्होंने एक बात जो है उसका कहा कि जी मेरे से तो कोई मशवरा भी नहीं लिया जाता। पहले सुन लें मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाएं जी मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा आज। जी, आप मोहम्मद रिजवान की इस गुफ्तगू जो है उसको किस नज़र से देखते हैं? देखें इमरान साहब, इससे पिछले मैच में जब फ़हीम अशरफ ने जिसमें रन्स किए थे, उन्होंने कहा था कि हमें इनफरादी खेल से बाहर निकलना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के कप्तान इस फॉर्मेट के मोहम्मद रिजवान ये कह रहे हैं कि मशवरा नहीं होता या ऊपर फैसले होते हैं। तो यही तो मसला है पाकिस्तान का। हर शख्स अपनी नाकामी का मलबा दूसरे पर डालता है। सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ कहेगा कि खिलाड़ी कुछ नहीं करते, खिलाड़ियों से पूछा जाएगा, वो कहेंगे हमसे पूछा ही नहीं जाता। चले एक बात ये मान भी ली जाए कि उनके मशवरे नहीं है या उनके हाथ में चीजें नहीं है, जो उनके हाथ में है उसको तो ठीक कर सकते हैं। अब इनके हाथ में क्या है देखें, पिछले मैच में 132 पर 5 आउट हो गए न्यूजीलैंड के, 132 पर 5 आउट हो गए। हमने उसके बावजूद लगभग 300 रन करवा दिए। तो क्या ये भी किसी के करने से हुआ है? इससे पहले जिस जगह पर 250 में टीम आउट होनी चाहिए थी, हमने वहां पर 350 करवा दिया। आज के मैच में जब एक मौका ऐसा था कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, मैच में था पाकिस्तान, जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं उसके बाद पाकिस्तान मैच में वापस ही नहीं आता। तो क्या ये भी किसी के और के हाथ में था? देखें, मान लिया जाए जब इनके हाथ में था, ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हाथ में था, जब ये कप्तान और वाइस कप्तान थे, जब सब चीजें इनसे पूछकर होती थी, उस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल था? क्यों बेंच से डेवलप नहीं हुआ? क्यों मुतबादल खिलाड़ी तैयार नहीं हुए? तो ये कहना बहुत आसान है और हर हार के बाद
ये तो सारे कहते हैं दिल जोड़ने चाहिए, हमें मुत्तहिद होकर खेलना चाहिए। तो ये किस किस्म का इत्तेहाद है? जो नाकामी का बात कहता है यार उससे पूछ लें क्या हो गया, यार वो फलाने से पूछें क्या हुआ है। तो ये पाकिस्तान के जो एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर राज कर रही है। लेकिन हाफिज साहब इसमें शामिल है। हाफिज साहब मेरी खुद जाती तौर पे एक बात हो रही थी एक खिलाड़ी से, तो बस उन्होंने कहा जी नाम ना लें मेरा, लेकिन असल चीज़ ये है कि खिलाड़ियों में इस वक्त इतनी सियासत है कि उसकी वजह से चीज़ें बोर्ड पे डाल दी जाती हैं, चेयरमैन पे डाल दी जाती हैं, सिलेक्शन कमेटी पे डाल दी जाती हैं, लेकिन जो अंदरूनी सियासत है असल में टीम को वो तबाह कर रही है। खिलाड़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? देखें ये बड़ा अहम हिस्सा है। अगर ये 15-16 खिलाड़ी एक होती प्रोफेशनल जेलसी, एक होती है कि यार ठीक है जो मर्जी होता रहे मुझे क्या परवाह है। अगर ये किसी ने आपको कहा है इमरान साहब, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक फिर कहाँ है कौमी मफाद। अगर उस बात को जो आप तक आई है तो वो कहाँ है मुल्की मफाद। और अगर सियासत इस तरीके से हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको तोड़ के लिए क्या किया है। उन्होंने ये इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही ये सियासत शुरू करवाई है। जब आप एक के बाद एक कप्तान बनाएंगे, इस टीम में कप्तान गिने कितने हैं? बाबर आजम 1, मोहम्मद रिजवान 2, सलमान अली आगा 3, शादाब खान 5, शान मसूद 6, शाहीन आफरीदी 7। और जिस टीम में आपके 7 कप्तान खेल रहे हों, आपको लगता है कि वो टीम जो है ना वो तरक्की के सफर पर गामजन होगी, बेहतरी के सफर पर गामजन होगी, कामयाबियों के शाहराहों पर जो है ना वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही होगी? तो जहां पर 7 कप्तान हो और हर शख्स को वो कोई किसी का फेवरेट हो, कोई किसी का फेवरेट हो, कोई किसी के इशारे पर चलता हो, कोई किसी की बात मानता हो, तो इत्तेहाद कहाँ पे होगा? फिर यही होगा, फ़हीम अशरफ कहेगा कि हमें जो है ना वो इनफरादी तौर पर खेल से बाहर निकलना होगा। कप्तान 3 मैचों की सीरीज हारने के बाद आकर ये कह रहा होगा जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ पूछते नहीं होता। ये किस किस्म की बातें हैं? और उससे पहले वाला जो कप्तान है T20 का, वो कंडीशंस को रो रहा है। ये कैसी कंडीशंस हैं? आप तो पाकिस्तान में भी हार रहे हैं, आप मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हार रहे हैं, लेकिन आप सर भारत में भी हार रहे हैं। लेकिन हाफिज साहब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, टीम के जो अंदरूनी लोग हैं या जो ड्रेसिंग रूम का हाल जानने वाले हैं, उनका कहना है कि टीम को इस नहज पे लाने में आकिब जावेद और वहाब रियाज का बड़ा किरदार है। आप क्या समझते हैं? हाँ साहब, आकिब जावेद और वहाब रियाज को लाने वाला कौन है? उनको लाने वाला कौन है? आकिब जावेद, अगर आप किसी को इख्तियारात देते हैं तो आप तयन नहीं करते। नहीं, देखें हाफिज साहब देखें, एक चीज को समझे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो अगर किसी प्रोफेशनल क्रिकेट को लेके आते हैं और वो समझते हैं कि चले मैं प्रोफेशनल को लेके आता हूँ, इससे चीज़ बेहतर होगी, तो अपने तय हमें तो उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अच्छा काम कर दिया कि प्रोफेशनल को ले आए, लेकिन उस प्रोफेशनल पे भी तो जिम्मेदारी होती है ना क्या? लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे? दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इमरान साहब कि जैसन गिलिस्पी को भी एक प्रोफेशनल समझ कर लाया गया था, गैरी क्रिस्टन को भी एक प्रोफेशनल समझ कर लाया गया था, आकिब जावेद को भी एक प्रोफेशनल समझ कर लाया गया है, लेकिन उनको इस काम के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया नहीं था। उनको तो लाया था कि आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उनको लगाना है, आपने तो उन्हें उबूरी कोच बनाया हुआ है। किसी भी प्रोफेशनल की कोई हुदूद तो होती है ना। और वहाब रियाज का वो तो मेंटोर्स के हेड हैं, उनका बज़ाहिर उनके पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात में मदाखलत कर सकते हैं। अगर वो गलत मशवरे दे रहे हैं तो मशवरे लेने वाला भी तो कोई है ना, उसको भी तो पता होना चाहिए कि क्या मैंने इसकी बात माननी है या नहीं माननी है, या फिर आंखें बंद करके जो आपको कहा जा रहा है आपने उस पर इत्माद करना है। आपको खुद भी तो पता होना चाहिए ना बहसियत बॉस कि आपके पास जो मशवरे आ रहे हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने अमल करना है। देखिए, आकिब जावेद साहब की अगर आप कोचिंग के ऊपर बात करेंगे या उनके फैसलों के ऊपर बात करेंगे, अगर वो देखिए सवाल क्या है, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, अगर ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे जो मुल्क हैं जहां पर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं फास्ट बॉलिंग के लिए, अगर ये वहां पर भी नहीं खेलेंगे तो ये कहां पर खेलेंगे? और अगर ये अजहर महमूद क्या प्रोफेशनल नहीं है? पाकिस्तान की देखें इमरान साहब, ना इनसे रन्स होते हैं ना इनसे आउट होते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, अभी आपने खुद भी जिक्र किया हाफिज साहब के जब बाबर आजम
और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, पाकिस्तान मैच में था। अब देखिए बाबर आजम के हवाले से ये कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो है दुनिया का वो क्रीज पे हो और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हर मैच हार जाए? देखें ये टीम गेम है, और जिसका आपने पहले हवाला दिया कि एक खिलाड़ी की आपसे बात हुई है, हाँ जी, जहां पर माहौल इतना खराब हो ना सर, ये नफ्सियात जो है ना उनको समझने की जरूरत है कि आपको खिलाड़ियों को जो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं ना, ये लाइव मैच है, इसमें कोई रीटेक नहीं है, ये वन बॉल गेम है। बैट्समैन के लिए वन बॉल गेम है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता कि उसकी क्रिकेट खत्म हो जाती है। तो उस खेल में जहां पर आपकी लाइव परफॉर्मेंस है, अगर खिलाड़ी ज़हनी तौर पर उस जगह पर मौजूद नहीं होंगे जहां पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनके जहन में मुख्तलिफ किस्म के खदशात होंगे, खलफशार होगा, इंतशार होगा, तो कैसे जीत सकती हैं टीमें? और मेंटली उनको प्रेजेंट रखना, ये किसका काम है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये उनके कोचिंग स्टाफ का काम है। हाफिज साहब, कोचिंग स्टाफ का और क्रिकेट बोर्ड का काम तो है, लेकिन कोई काम खुद खिलाड़ियों का अपना भी है या नहीं? इस सबसे देखें, ये जो आपने रिजवान का जिक्र किया है, वहां पर यही बात हुई है ना कि क्या वो इनकी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं है? इनकी कोई अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। अगर ये उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बरसों से लोग बैठे हुए थे डेवलपमेंट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का काम करने वाले, उन्होंने क्या किया? और इस वक्त जो आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, सारे तो बाबू भर्ती कर ली है आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कोई किसी महकमे से है, कोई किसी महकमे से है, कोई किसी महकमे से है। जो आपकी टॉप पोजीशंस हैं वो आपने सरकारी अफसरान को दे दी हैं, और पिछले 8-7 साल में उन लोगों को पकड़ के सामने लाए ना जिन्होंने डेवलपमेंट का काम करना था, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करना था। आपकी रीजनल क्रिकेट का कोई हाल नहीं, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाज़रीन, आपने हाफिज साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जब तक डिपार्टमेंटल और रीजनल क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे ईरान और अमेरिका की सूरत हाल के हवाले से। क्या कोई नई जंग होने जा रही है या अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएंगे? स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका एक तरफ ईरान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है और बड़ी खामोशी के साथ उसने जंगी जो अपने जहाज़ हैं वो भी वहाँ पे समुंदर में ईरान के बिल्कुल करीब भिजवा दिए हैं, और दूसरी तरफ ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है। इस सारी सूरत हाल का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो खबर आई है कि अमेरिका ने बड़ी खामोशी के साथ समुंदर में पेशकदमी की है और ईरान के करीब जो बमबार तैयारे हैं उनकी बड़ी एक खेप पहुंचा दी है, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पे हमला करने वाले? जी, एक तो जो अमेरिका की मिलिट्री है इसकी मेनली प्रेजेंस रहती है इलाके में। अगर आप देखें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है इनके जो आप कह लें पर्शियन गल्फ में भी और रेड सी में हमेशा होते हैं। रीइंफोर्स किया जाता है। अभी वक्त तीसरा ग्रुप आ रहा है तो आपकी बात ठीक है कि उसमें एडिशन की गई है। दूसरा ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है, उनके इलाका जो है बाय लार्ज मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, ईरान सबको डील करते हैं। तो ये आई थिंक एक लिहाज से तो बड़ा तशवीशनाक है कि इसमें मिलिट्री बिल्डअप है, क्योंकि इसमें साफ जो बेसिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा फिर आपने एलाइज के साथ करनी है तो वो मिडिल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे बनते हैं। आई डोंट नो वो शायद इसको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। और लास्ट टाइम भी जब कुछ स्ट्राइक्स हुई थी तो फिर डिसअलाउ किया था सऊदी अरबिया वगैरह ने, क्योंकि अभी इसमें स्टेक्स इतने हाई हैं तो खुदा ना खास्ता अगर जंग छिड़ती, आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से और रेड सी से, जहाँ पे हुती वगैरह चोक करते रहते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया का आप कह लें कि एनर्जी का सिस्टम और ट्रेड का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसमें चाइना अफेक्टेड है, इंडिया है, यूरोप है। इसमें ट्रंप की आदत है, आपने अभी भी देखा है कि इवन टैरिफ्स पे भी सारी डील की बात चल रही। इसमें अमेरिकन इकॉनमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तकरीबन $6 ट्रिलियन का लॉस हुआ है पिछले आई थिंक 3-4 हफ्तों में। तो इस यहाँ पे भी शायद वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है कि प्रेशर बिल्डअप करेंगे, शो करेंगे, बिकॉज किसी हद तक जो ईरानियन एलाइज थे, चाहे वो हिजबुल्लाह थी, हमास से वीकन तो हो गए, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इजराइल और अमेरिका को कि अभी प्रेशराइज करके इनसे न्यूक्लियर डील साइन कराई जाए। लेकिन आज आई थिंक सबसे क्रिटिकल था रशिया का स्टेटमेंट
जो बड़ा उन्होंने आई थिंक कैटेगोरिकली कहा कि ये ब्लैकमेलिंग जो ईरान के अगेंस्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज रशियन इंटरेस्ट भी यहाँ पे है। और मेरे ख्याल में इवन इस्लामिक वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड नहीं चाहेगा यहाँ एक नई जंग छिड़े। ऑलरेडी जो है काफ़ी प्रेशर है लेट्स से अरब ममालिक पे, बिकॉज उसके अंदर खुदा ना खासा शूटिंग वॉर शुरू होती है तो मतलब सारा आई वुड से रीजन तबाह हो जाए, तो मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी तरफ जो ट्रंप ने ईरानी सदर को बराह रास्त ईरानी क़यादत को कहा कि जी आप आ जाएं मुज़ाकरात हमारे साथ करें, उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इस पेशकश का मुस्बत जवाब देगा या मनफी? इसका नतीजा क्या देखते हैं आप? जी मेरे ख्याल में तो ये एक वन साइडेड सा व्यू। देखें मुज़ाकरात होते हैं अगर दोनों साइडों की बात सुनी जाए। अगर आप कहें जी ये गर्दन पे लेट्स से पिस्तौल रख के कनपट्टी पे ये आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करें, बिकॉज उनके मार्को रूबियो का भी आपने देखा है, कल स्टेटमेंट था जब नेटो के लिए वो गए हुए थे यूरोप में कि जी हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे। हालांकि आपने देखा है कि जिन जिन ममालिक ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को छोड़ा उनके साथ फिर क्या हुआ, यूक्रेन के साथ क्या हुआ, इसी तरीके से लीबिया के साथ क्या हुआ और इराक के साथ क्या हुआ। तो आई डोंट थिंक सो कि ईरान जो है इस वक्त क्रिटिकल टाइम पे, क्योंकि वो बड़े क्लोज हैं, तो मतलब उन्होंने आई थिंक सिर्फ डिक्लेयर ही करना है, बाकी काफ़ी उनकी तैयारी है। देयर और आई वुड से ऑलरेडी डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है, तो मेरे ख्याल में ये क्रिटिकल एसेट होगा जिसको वो नहीं दैट से अबंडन कर सकते। तो दैट्स वाई अभी देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक सीरियस डेडलॉक है। ना तो ईरान जो है कम करेगा, बिकॉज ईरान की जोग्राफिकल पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मिलिटरीली देखें तो यहाँ पे ईरान को लड़ना बड़ा मुश्किल है, माउंटेनस इलाका है और पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करता है। फिर उनके एलाइज हैं, हुतीज़ हैं, हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो सकती है, तो रीजन को आई थिंक बहुत ज़्यादा फिर चैलेंजेस दरपेश होंगे। तो देखते हैं अब इसमें आप कह लें प्रेशर टैक्टिक। ब्रिगेडियर साहब, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर का भी रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस पे हिते में जो हालात हैं, सूरत हाल है, उस पर भी गुफ्तगू हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये रब्ता क्या जाहिर करता है? अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरब ईरान की मदद करेगा? ये देखें अभी पिछले 2-3 साल से बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि बड़े शिज़म्स कहलाते हैं, लेट्स से सुन्नी इस्लाम का एक हेड है या शिया इस्लाम का, तो गिना जाता है, परसेप्शन है कि इसको चाइना ने फिर ब्रिज किया। आपने देखा कि इनके फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ, आपस में फिर बड़ी खैर सगाली हुई और किसी हद तक दोनों साइड रियलाइज़ करती हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का, और उससे पूरा रीजन इफेक्ट होगा। तो एक तो मेरे ख्याल ये जो कॉल है, मेरे ख्याल में ये एक सपोर्ट की कॉल थी ईरान को। आई डोंट थिंक सो कि वो पैगाम उन्होंने अमेरिका का दिया होगा, बिकॉज अरब वाले को भी पता है कि जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसी है, ये सारी दुनिया खुद अमेरिकन परेशान है कि पता नहीं क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट का यार, तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि मिडिल ईस्ट में कोई भी मुल्क जो है इस हद तक जाएगा कि अमेरिका को सपोर्ट करे। और ये देखना होगा कि जो बेसिंग है, जो अमेरिकन लेट्स से एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री है, क्या वो प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज दैट विल बी वन इंडिकेटर। आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरेबिया इस हद तक जाएगा, बिकॉज इसमें फिर पूरे रीजन का नुकसान। ईरान ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि जहाँ जहाँ बेस होगा फिर वो एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। तो साफ अगर कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और वहाँ बेसिंग होती है, वहाँ से अटैक हो, तो इसका मतलब फिर आप जंग को दावत दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया आई थिंक सर, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप पाकिस्तान का किरदार क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान खुल के ईरान की हिमायत करेगा? जी मेरे ख्याल में जो टाइम आ गया है, बिकॉज देखें रीजन में इसी तरीके से डोमिनो इफेक्ट है कि एक एक करके वेस्ट जो स्पेशली अमेरिका ने डील किया है, लीबिया का नुकसान किया, सीरिया बड़ी मुश्किल से चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक खुदा न खास्ता इस तरह क्राइसिस आता है तो दोनों मुल्क जो है, और फिर आपके फ्रेंड्स भी हैं, कॉमन फ्लैग चाइना दोनों का कॉमन फ्रेंड है, रशिया है। आई डोंट थिंक सो कि साथ तक चीज़ें जाएंगी। मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान को डेफिनेटली न्यूट्रल रहना चाहिए, और अगर कोई लेट्स से सपोर्ट कर सकता है डिप्लोमेटिकली या अदरवाइज मटेरियल, बिकॉज देन पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी प्रोवाइड कर सकता है ईरान को, तो वो हमें करनी चाहिए। बिकॉज खुदा न खास्ता कल ईरान के साथ आज होता है तो कल फिर हमारे साथ होगा। ये बेसिकली इसी तरीके से। अच्छा, थोड़ी सी सर बात अगर हम इसराइल के हवाले से कर लें तो सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद गज़ा के कई इलाकों में इसराइल के हमले जारी हैं और बेइंतहा जानी और माली नुकसान जो है वो किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल जो है वो इसी तरह रहेगा या कोई मुस्बत मंजरनामा आपको नज़र आता है? ये आप पूरा साल देख लें, आई थिंक अक्टूबर 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड लास्ट, बल्कि अभी तो 1.5 साल होने वाला है कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। 6 हिरोशिमा के बराबर एटम बॉम्ब के बराबर ऑर्डिनेंस फेंका गया गाजा पे, और बड़े रूस में। और ये बेसिकली इजराइल की पुरानी दाहिवा पॉलिसी, ये ज़रूर है कि अभी बहुत इंटेंस है,
अदरवाइज फ़लस्तीनियों को हमेशा उन्होंने इसी तरीके से ट्रीट किया है। तो मेरे ख्याल में ये खुदा न खास्ता जो हालात बने हुए हैं, सीज़ फायर में भी पूरा ये फ़ायदा उठाना चाहता है इसराइल दोनों तरफ। एक तो जो है मिडल ईस्ट में दोबारा अपना ऑरा कायम करना चाहता है, और जो लेट्स से खौफ की फ़ज़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमास ने ज़्यादा डेंट किया था। दूसरा ये है कि ईरान को ब्लैकमेल करके वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर लेट्स से पावर ना बनने दिया जाए। तो ऑल टोल्ड अभी मुझे तो इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई इतनी खैर की खबर नहीं है, बिकॉज जो इसराइल है इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिका फिर उसको ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा है ट्रंप की पूरी जो कैंपेन थी, और अभी भी आप देखें मार्को रूबियो के स्टेटमेंट्स देख लें जो इन्होंने सफ़ीर मुकर्रर किए हैं, जो आई थिंक इसराइल में या यूएन में, सारे प्रो ज़ायनिस्ट हैं। तो अभी तक आई थिंक आई फोरसी लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी अल्लाह की तरफ से है, कुछ खैर की खबर आए, मतलब हालात काफ़ी गंभीर। सर अरब लीग ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसराइल जो है वो अस्करी कार्रवाइयों से लिबनान और शाम को भी गैर मुस्तहकम कर रहा है। बात तो ये ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस पेशकदमी को रोका कैसे जाए और कौन रोके। इसमें आई थिंक सीरिया वाला बड़ा क्रिटिकल है, बिकॉज सीरिया का आपको पता होगा कि जो हयात तहरीर शाम थी उसको मेनली टर्की ने सपोर्ट किया और एक स्टेबिलिटी आई फिर उसमें। और अभी इसराइल को डर यही है कि स्पेशली जहाँ पे बॉर्डर मिलता है वहाँ से अगर टर्किश फोर्सेस या सीरियन मिल के इतना स्ट्रेंथ गेन करें तो उसको दैट्स व्हाई उसने टारगेट किया। तो उसमें हो सकता है टर्की को भी इन्वॉल्व होना पड़े। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि जिन्होंने अभी हिट किए हैं बेसिस जहाँ पे टर्की भी अपने डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करना चाहता है सीरिया में। तो ये आई थिंक अभी तक एक अनस्टेबल इलाका है, और इसमें OIC को चाहिए कि दे शुड पुट देयर फुट डाउन। अभी भी आई थिंक टाइम है कि मिल के, चाहे वो सीरिया का केस हो चाहे गजा को, उसको फाइट किया जाए। बट अदरवाइज बारी बारी ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे जाएंगी और कोई भी नहीं बचेगा। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी स्टॉप, और उसमें एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। अच्छा सर, तुर्की में जो आजकल मुजाहरों का बड़ा शोर है, ख़ासतौर पे मगरबी मीडिया में, कि जी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, आप खुद भी क्योंकि तुर्की में मौजूद हैं, तो क्या वाकई इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं? जी मैं तो इसको सॉरी टू से टोटल मतलब अंग्रेजी का बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, वो है कुछ भी नहीं। हमने ट्रैवल किया है ऑल अक्रॉस, एक हफ्ते से हम ट्रैवल कर रहे हैं। जो वेस्टर्न इस्तांबुल है, ये एक्सट्रीम ईस्टर्न इस्तांबुल, आज हम सिटी सेंटर में थे जहाँ पे क्लेम किया जाता है जी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। ऑनेस्टली मुझे को 5 बंदे नज़र नहीं आए अपोजिशन का झंडा ले। तो एक तो दूसरा जो टूरिस्ट था 15 से 16% लास्ट ईयर से ज़्यादा है अप्रैल में सीजन शुरू हुआ है। इसका मतलब है सारा स्टेबल है, ट्रांसपोर्ट चल रही है। फिर उन्होंने कहा जी शायद दुकानें बंद हैं। मुझे कोई दुकान ऑनेस्टली, मतलब मैं बड़ा फ्रैंक ओपिनियन आपको ऑनेस्टली नथिंग लाइक दैट। बाकी जो इनके वो थे अपना लेट्स से मेयर थे मामोगलू साहब, उन पर बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं। फिर वो लेट्स से खुदों के जो PKK वगैरह के साथ ताल्लुकात का है उस पर इंक्वायरी हो रही है। तो स्टेट्स को खतरा था सिक्योर। बाकी आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया रोजाना बैठ के चूरन, और फिर भारतीय मीडिया भी इसमें शामिल है, जो NDTV देख, फर्स्ट पोस्ट है, उसके बाद ये रिपब्लिक वाले ऐसे शोर मचा रहे हैं। मुझे एक बंदा नजर नहीं आया कि जो लड़के को प्रोटेस्ट कर रहा हो या कहीं डिसरप्ट हुई हो। सब काम है, और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट एर्दोगान विल इमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर, और चीज़ें जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो टर्की इस स्टेज पे भी पहुंच गया है कि वेस्ट की आंख में भी खटक रहा है। इकोनॉमिकली आप देख लें, एक्सपोर्ट्स आप देख लें, और उसके जो सीरिया में एक पावर प्ले उसने दिखाया है, उसके हाथ से मेरे ख्याल तशवीश है। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है कि स्टॉर्म इन द टी कप क्रिएट किया जाता है, वही वाली बात है। अच्छा सर, पाकिस्तान का जिक्र आपने किया, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रोहों के जो ज़ेरे कब्ज़ा हथियारों के मामलात हैं उसके हवाले से आलमी इक़दामात का मुतालबा किया है। तो आपके ख्याल में इस मुतालबे की कोई सुनवाई होगी या पाकिस्तान की कोई नहीं सुनेगा? जिसमें डेफिनेटली आप रेज तो करें, बिकॉज पहले हम 2 साल से करते रहे, $7 अरब का असला छोड़ा गया और डिलिबरेटली छोड़ा गया। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका इतने भोले नहीं है कि यहाँ से स्मॉल आर्म्स ले जा सकते थे। तो अगर इतनी बड़ी फौज की तो साफ ज़ाहिर 2 राइफलें उठा ले तो ले जाते यहाँ से, लेकिन इसको छोड़ा गया ताकि सारा खत्ता डिस्टेबलाइज रहे। और अभी शायद ट्रंप ने चूंकि पॉलिसी में शिफ्ट आया है, वैसे बाइडन के खिलाफ है पॉलिसी के, तो उन्होंने ऐलान किया कि शायद वो असला वगैरह वापस लेंगे, या मे भी बगराम एयर बेस की बात हो रही है, लेकिन दैट इज़ फॉर ईरान मेनली। उसमें कोई वो और चीज़ नहीं है, शायद वो नेगोशिएट करें कि इनको एक बेस मिल जाए। मेरे ख्याल में ये एक लेजिटिमेट डिमांड भी है, और इसकी सुनवाई इसलिए होगी कि अमेरिका ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। $87 मिलियन पर वीक आता रहा है बाय एयरक्राफ्ट अमेरिका की CIA देती रही है तालिबान को। एक तरफ कहते हैं ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये सारा आई थिंक हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान रीजनली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इसकी पजीराई हुई। ईरान वरिड है, वो एक $बिलियंस की दीवार बना रहे हैं। चाइना, रशिया
दो बड़े फॉर्मेट लास्ट ईयर हुए, इसमें बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान में मुत्तकी साहब को बताएगा टेररिज्म की फैक्ट्रियाँ बंद कर, बिकॉज नोबडी वांट्स इट। और अभी सेंट्रल एशिया को डिस्टेबलाइज करने की बातें हो रही हैं, बिकॉज जो कलीमोव है, मुराद कलीमोव, जो बहुत बड़ा ISS का टेररिस्ट है, वो अभी इस वक्त तखार में बैठा हुआ है, ताजिकिस्तान को बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ताजिकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने मिलिटरीली इंगेज किया था। तो इंशाल्लाह रीजनली भी चीज़ें तैयार हैं। बाकी इट इज़ अप टू तालिबान तो वो रियलाइज़ करें कि अगर आपने खित्ते में एज अ नॉर्मल स्टेट रहना तो हर एक के साथ बना के रखें। तमाम नेबर्स उनके बई ख्वाह हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ा बई ख्वाह है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन अगर समझते हैं कि टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी और भारत के कहने पे या डॉलर लेके आप करेंगे तो आई डोंट थिंक सो ये कामयाबी होगी। हो सकता है तालिबान को फिर अपनी हुकूमत से ही हाथ होने पड़े। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वक़ार अहमद खान साहब। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।